हाँ मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सीटेट की परीक्षा जो कि 21 जनवरी को निर्धारित है और हमारे पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को इस परीक्षा में सफल करें और आज 2024 में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, जो हम प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं वो संस्कृत से संबंधित होते हैं और सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर संस्कृत से भी प्रश्न बनते हैं। सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत भाषा को चुना होगा उनके लिए यह वीडियो लाभप्रद है। तो आप देखिए कि संस्कृत का जो प्रश्न पत्र रहता है, जो पार्ट होता है 30 नंबर का जो संस्कृत पूछा जाता है, वहाँ से ज़्यादा नंबर का जो आता है वो आपका गद्यांश और पद्यांश आता है। अवढ़ित गद्यांश पद्यांश का मतलब है कि ऐसा गद्यांश पद्यांश दे देंगे, मतलब कोई गद्यांश पद्यांश रहेगा जो आपने पढ़ा नहीं है और फिर उसको पढ़ करके और उसी गद्यांश या पद्यांश से उसके उत्तर को ढूंढना रहता है। तो ये कोई बहुत टफ नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत आपने ध्यान दे लिया तो आप जो 30 नंबर का संस्कृत वाला पार्ट है उसमें कम से कम 25-26 नंबर आप ले आएंगे और अच्छे से ध्यान दे लिए तो 29-30 से कम नहीं आना है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ गद्यांश पद्यांश से जो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो तो हम हल कर लेते हैं, लेकिन जो उसी गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत आए हुए कुछ शब्दों का संधि विच्छेद मतलब व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ प्रश्न जो उसी से संबंधित पूछ लेते हैं, वहाँ पर हमें कठिनाई होती है। और जो व्याकरण का प्रश्न बनता है 5 से 6 नंबर या कभी कभी 7 नंबर का भी व्याकरण सा बन जाता है, तो हमें ज़रूरत है कि हम व्याकरण को ध्यान में रखें, यानी मोटा मोटा हम जो व्याकरण है संस्कृत का उसको जानते रहें और या फिर उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें। तो और जो है तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं व्याकरण के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने संधि उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि से संबंधित प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम लोग कारक से संबंधित प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे और थोड़ी सी उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक चीज़ और हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो सीटेट की परीक्षा है वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है और कुछ नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट आ रहा है तो और प्रैक्टिस सेट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाए हैं उतना अच्छा आप नंबर को प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि सीटेट की परीक्षा में वही 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 रहता है जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए वही चीज़ें रहती हैं, मॉडल वही रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है उसका रूप थोड़ा बदला हुआ रहता है। डायरेक्ट जैसे प्रश्न तो तुरंत वही जो प्रश्न पत्र पहले आया है वही उठा के नहीं दे देगा आयोग, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उसका स्वरूप बिल्कुल वही रहता है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे से प्रैक्टिस सेट जैसे CDP है, आपका हिंदी है और संस्कृत है या इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश, ये सब स्कोरिंग है, इसमें आप जो है अच्छा खींचिए कि 30 में से 29 तो लाना ही लाना है हमको हर हाल में। तो इस तरीके से आप कहेंगे तो देखिए 90 नंबर तो आपका यही 3 में हो गया। बाकी जो आपका सोशल स्टडीज है, अगर सेकंड पेपर ले रहे हैं तो फर्स्ट पेपर ले रहे हैं तो आपका गणित है, मान लीजिए आप गणित में कमज़ोर है तो 90 नंबर यही है। और थोड़ा बहुत नंबर आप तुक्का तुक्का मारेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा 10-12 नंबर, 100 हो गए, 102 हो गए। उसके अलावा जो पर्यावरण है उसमें 30 में से आप अच्छा कर ले जाओगे, कम से कम 20-25 नंबर तो बहुत अच्छा मतलब आप कर ले जाओगे अगर प्रैक्टिस सेट इत्यादि अच्छे से लगाते रहे। हाँ, आप जो ज़्यादा फोकस करिए वो दोनों लैंग्वेज और CDP पर, क्योंकि यहाँ पर आप जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर बना लोगे, क्योंकि पर्यावरण का क्षेत्र भी जो है, पर्यावरण का जो पार्ट है वो भी बहुत बड़ा है, विस्तृत है। तो आप कितना भी पढ़ लो उसमें कुछ ना 5-6 प्रश्न ऐसे ही रहेंगे जो आपके लिए कठिन रहेगा। उसके अलावा आप जैसे सोशल स्टडीज़ सेकंड पेपर की बात करें तो सोशल स्टडीज़ में भी उसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप कितना भी पढ़ लो तो आपको कुछ प्रश्न जो है टफ लगेंगे ही लगेंगे। और बाकी जो ये हिंदी हुआ, आपका संस्कृत हुआ अथवा CDP हुआ, इनमें क्या है कि इनमें आपको मतलब कहीं भी कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए हम लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना था कि जो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं चाहे वो संस्कृत का हो या हिंदी का हो, तो उसको देखो हल करने में हमारा बहुत टाइम निकलता है। उसके बाद फिर हमारा पर्यावरण छूटने लगता है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है तो सोशल स्टडीज छूटने लगता है। तो देखिए, इसको हल करने का स्मार्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप गद्यांश पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर उसी से संबंधित जो गद्यांश ऊपर है उस गद्यांश को पढ़िए। तो ऐसा क्या रहता है, जैसे आप प्रश्नों को पढ़े रहते हैं ना तो आपके दिमाग में रहता है
और जब आप गद्यांश पढ़ते हैं तो वहाँ आपको लगता है कि हाँ इसका उत्तर ये नीचे प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर इसी लाइन में है शायद, तो आप फिर उस प्रश्न पर आइए और उसके उत्तर पर टिक लगाइए, फिर आगे बढ़े। इस तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी आपका पेपर सॉल्व होगा। वरना फिर आप एक बार जो है गद्यांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ते हैं, ऐसे आपका समय बहुत जाता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ये सब बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है कि भी धातु योगे कस्या विभक्ति प्रयोगम विहितम। भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग विहित है? चतुर्थी विभक्ति, सप्तम्या सप्तमी का, पंचम्या पंचमी का। तो अब भी धातु के योग में भय भी इत्यर्था नाम भय हेतु एक सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सा ब्रिकात विभेदी, वह भेड़िए से डरता है, तो ब्रिकात में जिससे डर रहा है उसमें पंचमी लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 198 देखते हैं कि पृथक वि नाना भी योगे का विभक्ति संभवती। पृथक, नाना आदि के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्या प्रथमा होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है, अथवा पंचमी होती है? तो पृथक हुआ, नाना हुआ, इसके अर्थ में कौन सी? पृथक मतलब अलग होना, नाना मतलब अनेक। इस सब के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पृथक और नाना इत्यादि के योग में आपकी जो विभक्ति लगती है वो आपकी कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और जहाँ से अलग हो रहा, अलगाव जहाँ से हो रहा है उसमें पंचमी लगती है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो पत्ता भी तो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष पत्ते में क्यों नहीं लगा? नहीं, इसलिए नहीं लगा कि जिस चीज़ से वस्तु अलग हो रही उस चीज़ में लगेगा आपका पंचमी विभक्ति। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। और कारक के बारे में आपको पता है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, संबोधन को कारक नहीं माना गया है। चलिए, प्रश्न, और हिंदी में यही चीज़ पूछा जाए तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, ये भी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 199 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 199 कह रहा है कि स्वामी भाव संबंधी का विभक्ति। स्वामी भाव के संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? जैसे स्वामी भाव के संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? तो कबीर कालिदास श्रेष्ठ है ना, इस तरीके का जो उदाहरण है। स्वामी भाव में षष्ठी, वो आपका षष्ठी विभक्ति होती है। वैसे तो षष्ठी सप्तमी दोनों लगती है, लेकिन यहाँ पर सीटेड लेवल पे अगर देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है स्वामी भाव के अर्थ में। चलिए, प्रश्न संख्या 200 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 200 कह रहा है, प्रश्न संख्या 200 कह रहा है कि कर्म। प्रश्न संख्या 200 कह रहा है कि कर्ति कर्मणो कृति इत्येन सूत्रेण कस्या विधानम विहितम। कर्ति कर्मणो, इस कृति के द्वारा किस सूत्र का विधान, कस्या विधानम विहितम, किस सूत्र का विधान किया गया है? पंचम्या, षष्ठ्या, सप्तम्या, द्वितीया। कर्तिकर्ण्यो से कौन सी होती है? कर्तिकर्ण्यो से कर्ता के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका क्या होगा? कर्तिकर्ण्यो से कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। कौन सी विभक्ति होगी? कर्तिकर्ण्यो से षष्ठी। चलिए, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 201 देखते हैं। आधारो क्या है? तो आधारणो अधिकरणम होता है। आपका डी सही हो जाएगा, आधारो अधिकरणम सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 202। प्रश्न संख्या 202 प्रश्न संख्या 202 कह रहा है कि कारकाणि कति विधानी, कारकों के कितने विधा हैं? तो अभी हमने पूछा था कितने कारक होते हैं, तो 60 विधानी होते हैं, इनके 60 विधे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 103 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि किम में
किमप्येकं कारकं न अस्ति, इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है? अधिकरणम, संबंधम, करणम और अपादानम। अभी व्याख्या करते समय ही हमने कहा था कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 104 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि कर्तरी का विभक्ति, कर्तरी का विभक्ति। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि कर्तरी का विभक्ति भवति। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी। आप बताइए इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होगी? कर्तरी का विभक्ति, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है ना, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इसी तरीके से ये प्रश्न पूछते जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहे कि हाँ कितने कारक होते हैं, क्या कैसे, इन सब बारे में। 105 है, वचन मात्रे का विभक्ति भवति। वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें पूछा गया है वचन मात्रे का विभक्ति, तो वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? क्या प्रथमा होती है, क्या द्वितीया होती है, क्या पंचमी होती है, क्या चतुर्थी होती है? वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो वचन मात्र में आपकी होती है कौन सी? प्रथमा विभक्ति। वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति। चलिए प्रश्न संख्या 106 पर आते हैं। संबोधने का विभक्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधने च प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्ता कारक में, संबोधन में और वचन मात्र में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए स्वतंत्र स्वतंत्र कौन है? तो कर्ता स्वतंत्र, कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। ठीक है, 107 का आप क्या हो जाएगा? आपका 207 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 208 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 208 कह रहा है कि कर्तुर ईप्सितम क्या होता है? कर्ता का सबसे ईप्सित क्या होता है, सबसे घनिष्ठ क्या होता है? तो कर्तुर ईप्सितम कर्म होता है। कर्ता का सबसे ईप्सित क्या होता है? कर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कर्ता का सबसे ज़्यादा ईप्सित होता है कर्म उसका। चलिए प्रश्न संख्या 109 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है कि कर्मणि का विभक्ति, कर्मणि में कौन सी विभक्ति होती है? 109 कह रहा है कि कर्मणि क्या तृतीया होती है, क्या प्रथमा होती है, क्या षष्ठी होती है? कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मणि में कौन सी, या द्वितीया होती है? तो कर्मणि में, कर्म में हमेशा क्या, कौन सी विभक्ति होती है? आपका ऑप्शन नंबर डी द्वितीया विभक्ति होती है, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि अधिकरणे का भवति। अधिकरण में क्या होता है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी अथवा चतुर्थी। तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अधिकरण है षष्ठी, कौन सी क्या विभक्ति होती है अधिकरण में? षष्ठी विभक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 111। आधारा विधा। आधार के कितने प्रकार, आधार कितने प्रकार के होते हैं? द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध। तो आधार त्रिविध कितने प्रकार के होते हैं? त्रिविध होते हैं। आधार त्रिविध, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आधार 3 प्रकार के, औपलेसिक, अभिव्यापक और औपलेसिक, अभिव्यापक और अभिव्याप्त, इस प्रकार से 3 आपके क्या कहते हैं, आधार होते हैं। अगला प्रश्न है 112 की नृणानाम नृषु वा ब्राह्मणा श्रेष्ठा। नृणानाम नृषु वा ब्राह्मणा श्रेष्ठा एकस्मिन् प्रयोगे किन सूत्रेण सप्तमी भवति। तो सप्तमी, इस जो राजाओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, इस प्रयोग में कौन से, मतलब किस सूत्र से जो है इसका प्रयोग किया गया? सप्तम्य अधिकरण है कि साधु प्रयोग से कि यतस्य निर्धारण या त्रैलोक्य। तो यतस्य निर्धारण, जहाँ से किसी का निर्धारण होता है कि इससे ये श्रेष्ठ है, जहाँ से किसी की निर्धारणा की जाती है वहाँ पर ये सूत्र लगता है। यहाँ पे राजा में मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यहाँ पे निर्धारित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है पुरुषा कतिविधा। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष, इस प्रकार से 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमो नमः मित्रों। यदि आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमः संस्कृताय। जा रहे हैं बाबा, अरे जा रहे हैं बाबा।